आज हम एक बहुत गहन विषय पर बात करेंगे। नशीली दवाओं का धंधा। हम सब सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और इसके परिणाम के बारे में भी हमें पता चलता रहता है। लेकिन अभी पिछली 27 फरवरी की बात है, जब गुजरात कोस्ट में एक पानी का जहाज पकड़ा नारकोटिक्स की टीम ने। इस जहाज के ऊपर 3,300 केजी नशीली दवाओं का माल पकड़ा गया। ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी इसी तरह माल पकड़ा गया है। और ये तो वो माल है जो पकड़ा गया है वंस इन ए वाइल। आप इमेजिन करिए, जो माल नहीं पकड़ा गया है वो कितना आया होगा और उस माल का क्या अंजाम वो होगा। दुर्भाग्य है कि आज हमारा देश दो ट्रायंगल्स के बीच में स्थित है। एक है गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल मीन्स म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। उधर से माल आता है, बांग्लादेश और हमारा भी बॉर्डर लगता है म्यांमार से, उधर से माल आता है। दूसरा है गोल्डन क्रिसेंट, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। ये दो सोर्स हैं, मेन सोर्स हैं, जहां से नशीली दवाओं का धंधा, कच्चा माल जहां से हमें आता है। और भारतवर्ष एक बहुत बड़ा इन्हें मार्केट मिल गया है। कारण है राजनीतिक अस्थिरता इन दोनों देशों में। अफगानिस्तान में जब से तालिबान आया है, उन्हें पैसे की जरूरत है। किसी ने उनको रिकॉग्नाइज अभी तक नहीं किया है, कहीं से उनका व्यापार नहीं चला है, आमदनी और कोई है नहीं। सबसे सस्ता सौदा उनके पास है अफीम, अफीम की खेती। अफीम की खेती अभी उन्होंने 3 गुना बढ़ा दी है। अभी 2,33,000 हेक्टेयर में अफीम की खेती होती है। आमदनी भी उनकी 3 गुना बढ़ गई है। मजबूरी है, उन्हें पैसा चाहिए। उनको आपके साथ क्या होता है और समाज खराब होता है या क्या होता है, उनको कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें पैसा चाहिए। उसी तरह से म्यांमार, बर्मा में भी फौज का शासन है। वहां विद्रोही ग्रुप्स भी हैं जो ये धंधा करते हैं। उनकी मेन आमदनी तो वही अफीम से होती है। और वहां से रास्ता भी, हमारा बॉर्डर लगता है म्यांमार के साथ में, और साथ में बांग्लादेश है। और फिर आप जानते हैं कि जो असामाजिक तत्व हैं जो ये धंधा करते हैं, उनको माल लाने में तकलीफ नहीं है। अफगानिस्तान से माल पाकिस्तान में आता है, पाकिस्तान से पंजाब में पहुंच जाता है, पंजाब से ट्रकों में लोड होके पूरी जगह बढ़ जाता है। उसी तरह से बांग्लादेश और म्यांमार से माल आता है। और ये भारत में ही नहीं, यहां से माल लैटिन अमेरिका, पूरा यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट तक
सप्लाई होता है, जाता है। एक बहुत बड़ा मार्केट धंधा कहें खड़ा हो गया है, और सबसे बड़ा ल्योर इसमें जो है, सबसे बड़ी जो इसमें वो है पैसा। मोटा पैसा आता है इन लोगों के पास। अभी भारत के जो सबसे बड़ी भारत की मजबूरी है, एक तो इनके पड़ोस में हम स्थित हैं, दोबारा हमारे देश में वो सारी सुविधाएं इन्हें मिल जाती है जो इन नशीली दवाइयों को तैयार करने में जिसकी ज़रूरत पड़ती है। रीपैकिंग हुआ, बनाना हुआ, दोबारा से उनको सैंपल करना हुआ, और फिर नेटवर्क मिल जाता है सप्लाई करने वाला। आप कहेंगे कि सरकार की नज़र, डिपार्टमेंट है पूरा, मुस्तैदी से काम होता है, लेकिन ये धंधा इस तरह का है, इसमें जो भागीदारी है, इसमें जो भागीदारी है मेनली वो बुरा माने या भला माने वो नेताओं की है, आतंकवादियों की है, असामाजिक तत्वों की है। एक बड़ा नेटवर्क, एक बड़ी साठगांठ है पैसे की वजह से। आतंकवाद, उनको पैसा चाहिए, उनको हर हालत में पैसा चाहिए, और ये सबसे सस्ता सुंदर उनके लिए एक जरिया है पैसा कमाने का। और जो असामाजिक तत्व हैं उनको शर्म आती नहीं है, उनको तो पैसा चाहिए। कोई मरे कोई बचे, समाज कहीं जाए, उनको कुछ लेना देना नहीं, उनको पैसा चाहिए। राजनीतिक भागीदारी उन देशों की है जहां अभी सरकारें कमजोर हैं। वो लोग माइंड नहीं करते, वो लोग शामिल हो जाते हैं। धंधे की बात करें, अफीम का धंधा कोई नया धंधा नहीं है। इसका पूरा इतिहास शुरू होता है 1834 में, जब ब्रिटिश ने अफीम युद्ध लड़ा था चीन के साथ। 2 युद्ध हुए थे, 1834 से लेकर 1860 तक 2 अफीम की लड़ाइयाँ हुई थी चीन के साथ, और ब्रिटिश विजयी हुआ था। तब उन्होंने 5 बंदरगाह मांगे थे माल सप्लाई करने के लिए। ब्रिटिश चीन से तब रेशम खरीदता था, कागज खरीदता था, चाय खरीदता था, और उसी तरह का और माल भी खरीदता था। तब उनको वो बदले में चांदी देता था। लेकिन जब से उन्होंने अफीम का युद्ध जीता, उन्होंने कहा नहीं, अब आपको हम बदले में अफीम देंगे। अफीम देंगे और आपसे कच्चा माल हम ले जाएंगे। अफीम वो कहां से लाते थे? भारत से। भारत में उन्होंने देखा कि ये जो बेल्ट थी हमारी, लखनऊ, मिर्जापुर, ये पूरा जो ये प्रदेश था, जहाँ के किसान बहुत गरीब थे। मिर्जापुर वगैरह हुआ, ये गोरखपुर हुआ, यहाँ के किसानों को उन्होंने लाइसेंस दिया अफीम की खेती करने के लिए। पैसा एडवांस दिया लालच के तौर पे, और उन्होंने कहा कि आपकी जितनी भी प्रोड्यूस होगी हम ही खरीदेंगे। उनसे सारी प्रोड्यूस खरीदते थे सस्ते भावों पे, और बदले में जो कैश उनको देते थे, उनके बाद में जो गुड्स लाते थे वहाँ से, छाता हुआ, ब्लेड हुआ, उस तरह की चीज़ें जो वहाँ से बन के आती थी, उनको औने पौने दामों पे उनको बेच देते थे।
यहाँ से माल ले जाके अफीम का चीन में सप्लाई होता था। दोनों देशों को इन्होंने ऐसा ढंग से पकड़ा, उधर चीन बर्बाद हुआ, इधर हिंदुस्तान बर्बाद हुआ। किसानों को लालच तो था, लेकिन बचता कुछ नहीं था। एक तो माल बहुत सस्ता खरीदते थे, दोबारा वो कैश को खर्च कर लेते थे, तिबारा उनका जो जमीन में अफीम होती थी तो मोटा अनाज जो था वो होना बंद हो गया। अब उनको मोटा अनाज भी चाहिए था। और सबसे बड़ा काम हुआ कि जो अफीम बेचते थे, बनाते थे, उनको अफीम की खाने की लत भी लग गई। मीन्स लोग नशेड़ी हो गए, लोगों से काम होना बंद हो गया, फसल होना बंद हो गया, और अंत में हालत इतनी बुरी हुई कि यहां अकाल पड़ना शुरू हो गया। धंधा, पैसा तो उसमें है, लेकिन ये बर्बाद भी करता है। अभी लौट के अगर हम आए, आतंक को ही देख लें। आतंकवादी किसका भला करते हैं? ना देश का, ना समाज का, ना अपना भी क्या भला करते हैं। लेकिन एक लत है, पैसे का आकर्षण है, उसी तरह नशा है। नशा क्या देता है? एक ऐसा व्यसन है जो आदमी को बर्बादी तक लेकर चला जाता है, पीछे कहीं नहीं छोड़ता। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं अगर देना चाहूंगा तो अपना ही दूंगा। मुझे सिगरेट पीने की लत लगी, एंड आई बिकेम द चेन स्मोकर। शादी हुई, हनीमून पे शिमला गए। पहला सवाल मेरी पत्नी ने पूछा, कुसुम ने, आप इंजी इतनी सिगरेट क्यों पीते हैं? सच मानिए, मेरे दिमाग में जो क्रोध का गुब्बार उठा कि कुसुम ने यह सवाल मुझे क्यों पूछा, मैं बता नहीं सकता। मेरे दिमाग में उत्तर यह आया, भाई अपने पैसे की पीता हूं तो बाहरे बाप का रुक गया। मैंने अपना आप को कंट्रोल किया, चुप हो गया। मैंने कहा आदत पड़ गई है। लेकिन बात तो सामने आ गई थी। मुझे याद था जब पिकेट पे मेरी पनामा सिगरेट खत्म हो गई थी और मैंने दुनिया भर का शोर मचाया था और जवानों वाली सिगरेट पी के भी देखी थी जिसका मुझे स्वाद बिल्कुल बुरा लगा था। मुझे उस दिन भी ऐसा एहसास हुआ था कि मैं इस सिगरेट का गुलाम हो गया हूं, इस नशे का मैं गुलाम हो गया हूं। बात सच थी बिल्कुल। मैंने तब सोचा क्या करूं, अपने आप को तैयार किया, अपनी विल पावर को मजबूत किया और एक दृढ़ प्रतिज्ञा की कि अब मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। दोबारा हम मिले। मैंने कहा कुसुम को, 2 दिन हो गए तुमने ये नहीं पूछा कि मुझ में क्या परिवर्तन आया है। कहता नहीं। मैंने कहा मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। ओहो, कहते यस, लेकिन कैसे? ऐसे स्ट्रॉन्ग विल पावर। आज भी मैं वही जवाब देता हूं कि इस धंधे को अगर बंद करना है तो हमें एक ईमानदार राजनीतिक इच्छा की जरूरत है, स्ट्रॉन्ग विल पावर।
एट द बिहेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। पहले भी बंद हुआ है, अभी बंद हो सकता है, लेकिन आज के लिए इतना ही। नमस्कार।